Hello, students. I am again back with part 4 of chapter number 1, The First War of Independence 1857. Students, I hope you all have seen part 1, part 2, and part 3 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 3. We'll start part 4 with the causes of our failure. बेटा अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कारण रहे जिनकी वजह से हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हार गए। देखो, हमने लड़ा, बहुत अच्छे से लड़ाई की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, पर सच्चाई तो यही है कि हम हार गए। तो इस बात को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या कारण रहे जिनकी वजह से हम हारे। देखो, 1857 में जो क्रांति, जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, वो एंड हो गया 1858 में। ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ पर भी रिवोल्ट हो रहा था उन सारे जगह पे अपने रूल को रीएस्टेब्लिश कर लिया, है ना। कंप्लीट सेपरेशन कर दिया 1857 रिवोल्ट का। कब तक? 1858 के एंड तक वॉर हो गया ख़त्म। एक के बाद एक जितने भी लीडर्स थे, जितने भी एबल कमांडर्स थे, वो सब पास्ड अवे होते गए। मतलब एक के बाद एक सबकी डेथ होती गई, सब शहीद होते गए। देयर वर मेनी कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर फेलियर। बेटा एक कोई कारण नहीं था, बहुत सारे कारण था जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। किसके पीछे? हमारे हारने के पीछे, कि भाई क्यों ब्रिटिश विनर्स साइड में रहे, क्यों हम हार गए। तो हम अब डिस्कस करते हैं। पहला, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एमंग लीडर्स। बेटा जितने भी लीडर थे, हर लीडर अपने आप में बढ़िया था, ठीक है, क्या बोलना चाहिए, एबल था, कैपेबल था, पर ये लोग आपस में बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नहीं था एमंग द लीडर्स। हमने ऑलरेडी मेंशन किया है कि ये जो एक्शन थी वो मतलब ये जो वॉर था ये 31 मई को बिगिन होना था, पर 10 मई को एक इंसिडेंट हुआ मेरठ में, और इसकी वजह से पूरा प्लान डिस्टर्ब हो गया। तो जो तैयारी हम 31 मई के लिए कर रहे थे, है ना, कि भैया इस दिन से हम शुरू करेंगे, वो पहले ही शुरू हो गया। तो हम लोग वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे। क्लियर हुई बात? तो पहला, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द लीडर्स। हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में मेंशन किया कि ये सब कुछ स्टार्ट 31 मई से होना था, पर बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट ये स्टार्ट 10 मई को हो गया और हम प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाए, प्रॉपरली अपने आप को रेडी नहीं कर पाए। सेकेंड है लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप। अगर हम बात करें कि भाई हमारी साइड से तो झांसी की रानी भी लड़ी, तात्या टोपे भी लड़े, कुंवर सिंह लड़े, ये सारे ही नोटेबल विक्टोरियस रहे अगेंस्ट द ब्रिटिश। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एफिशिएंट लीडरशिप नहीं थी? बेटा हम बहुत अच्छे थे, पर ब्रिटिशर्स की साइड से जिन लीडर्स को प्रमोट किया गया वो थोड़े से और ज़्यादा अच्छे थे। जैसे कि मैं लॉरेंस की बात करूँ, हैवलॉक की बात करूँ, निकलसन, चैम्पबेल, ये भी बहुत अच्छा लड़े। तो इनके सामने हम थोड़ा सा -1 रह गए। अदरवाइज हमारे लीडर्स भी बहुत अच्छा लड़े। तो बेटा हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लीडर्स में कोई कमी थी, पर जो ब्रिटिशर्स के साथ में जो लीडर, ब्रिटिशर्स के तरफ से जो लीडर्स आए वो बहुत ज़्यादा एबल थे, भले वो लॉरेंस हो, हैवलॉक हो, निकलसन हो या चैम्बेल हो। नेक्स्ट है सुपीरियर इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश। बेटा इस बात में तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते, ब्रिटिशर्स हमसे ज़्यादा साइंटिफिकली एडवांस थे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, तो उनके पास जो वेपन्स थे, जो मशीनरी थी, वॉर मशीनरी, वो हमसे ज़्यादा अच्छी थी। अगर हम आर सी मजूमदार की बात करें, जो कि एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उन्होंने लिखा है कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे इंडियन के पास वो इन्फीरियर क्वालिटी के थे एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश ब्रिटिश। ब्रिटिश के पास एडवांटेजेस ज़्यादा थे क्योंकि उनके पास फार रीचिंग टेलीग्राफ सिस्टम भी था, जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन बनाने में सफल हुए। ठीक है बेटा, जब हम एक वॉर लड़ते हैं तो वॉरफेयर मशीनरी के अलावा एक और चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोऑर्डिनेशन का, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का, है ना। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उस टाइम में किसके पास ज़्यादा थे? ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा थे। देन द वॉर वॉज लोकलाइज। फोर्थ रीज़न था कि वो जो वॉर था वो लोकलाइज था। अगर हम बात करें तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट में, तो कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पर इस वॉर का, इस अपराइजिंग का कोई इफेक्ट था ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। वो अनहर्ट थे, उन्हें इस रिगार्ड में कुछ पता ही नहीं था।
पंजाब एब्सोल्युटली क्वाइट रहा। इंडियन रूलर्स जैसे कि सिंधिया, निज़ाम जो थे हैदराबाद से, वो ब्रिटिश की साइड से थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें कुछ पता ही नहीं था, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पता था पर वो ब्रिटिश की साइड जाके खड़े हो गए, जैसे सिंधिया और निज़ाम। पंजाब अपने आप में चुप रहा। तो वॉर का लोकलाइज्ड होना भी एक रीज़न था, मतलब इंडिया वाइड नहीं था। ठीक है बात। देन नो स्कीम ऑफ नेशनल स्टेट। जितने भी लोग थे जो लड़ रहे थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को इंडिया की साइड से, वो सब अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए लड़ रहे थे। अब भले वो तात्या टोपे हो, भले वो रानी ऑफ झांसी हो, कुंवर सिंह हो, दे ऑल वर फाइटिंग फॉर देयर ओन एरिया। मतलब जो इंडिपेंडेंस मिलनी थी वो किसको मिलनी थी? रूलिंग चीफ को मिलनी थी, मतलब कॉमन मास का, कॉमन पीपल का बहुत ज़्यादा इससे कोई लेना देना नहीं था। उन्हें फ्रीडम नहीं मिलने वाली थी। उन्हें अंग्रेजों से फ्रीडम मिलती, वो एक राजा के गुलाम बन जाते, राजा के अंडर जीवन जिया करते। तो इसका भी एक इम्पैक्ट तो था ही था। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर। देखो, हम लड़े, हम जीते नहीं, ये भी हमने पढ़ लिया, पर बेटा इसके बाद भी ये वॉर हमारे लिए एक सक्सेस है। क्यों सक्सेस है? क्योंकि इसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी में ऐसे ऐसे चेंजेस किए जिससे हमारी लाइफ थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी बदल गई। क्लियर है? चलो, हाँ भाई, इस वॉर ने इंडिया को इंडिपेंडेंस तो नहीं दिलाई, पर ऐसा नहीं था कि इस वॉर का कोई इफेक्ट ही नहीं था इंडिया के ऊपर। था। Although the war did not result in Indian independence, it did not leave India unaffected। ऐसा नहीं था कि इंडिया के ऊपर इसने अपना इम्प्रिंट नहीं छोड़ा, इंडिया से इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट थे, some important results relating to constitutional and political field were as follow। कुछ results related to constitution, कुछ results related to political field अब हम डिस्कस करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इस वॉर का कोई पॉजिटिव रोल रहा। पहला, एंड ऑफ कंपनी रूल, कंपनी रूल का हुआ एंड। चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। देखो, जैसे ही 1858 में ये वॉर ख़त्म होता है तो ब्रिटिश क्राउन ये तो सोचता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी कैपेबल नहीं है इंडिया को संभालने के लिए। ठीक है, तो अब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के रोल को तो मिनिमाइज़ करना ही पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में ख़त्म हो गया। वॉर ख़त्म होते ही ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भी ख़त्म। जो ब्रिटिश स्टेटमेंट्स थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये बिल्कुल अनवाइज होगा कि इतनी बड़ी कंट्री को, इतनी रिसोर्सफुल कंट्री को हम प्राइवेट हैंड्स में दे के रखें, जैसा कि हमने अब तक किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बागडोर दे दी थी, भैया पूरे इंडिया को संभालो। देखा है इंडिया का एरिया कितना बड़ा है, कितने लोग हैं वहाँ पर, कितने रिसोर्सेज हैं वहाँ पर। तो ये तो गलत है कि भाई एक प्राइवेट कंपनी इसके साथ डील करे। आप लोगों को नहीं लगता कि ब्रिटिशर्स ये सोचने समझने में बहुत लेट हो गए? Accordingly, an act for betterment for the better government of India was passed। और ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ रूल ही ख़त्म नहीं हुआ बेटा, एक एक्ट भी पास हुआ जिससे इस बात को कहा गया, जिसमें इस बात को कहा गया कि अब बेटर गवर्नमेंट होगी इंडिया में। ये एक्ट कब पास हुआ? 2 अगस्त 1858 को। अब हम देखेंगे कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आए। तो पहला जो चेंज आया वो पावर ट्रांसफ़र का था कि कंपनी से सारी पावर किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी? क्राउन को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत की सरकार की जो बागडोर किसके हाथों में थी? कंपनी के हाथों में। अब वो किसके पास चली गई? क्राउन के पास चली गई। और इंडिया अब से गवर्न होगा इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी, मतलब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली इसको गवर्न करेगा। सेकेंडली, जो पहले कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे, उन दोनों को ही एबॉलिश कर दिया गया। अब सीधे इंडिया को कंट्रोल कौन करेगा? इनकी सारी पावर्स जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास थी, कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थी, वो किसके पास आ गई? कैबिनेट मिनिस्टर के पास आ गई, जिसे कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसके जो सैलरी और अलाउंसेस थे वो इंडिया के रेवेन्यू से ही पे किए जाते थे। फिर से ध्यान से सुनना, कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको एबलिश किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एबलिश किया, जितनी भी पावर्स थी वो किसको दे दी? कैबिनेट मिनिस्टर को। और इस कैबिनेट मिनिस्टर का नाम बदल के क्या कर दिया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसकी जो भी सैलरी होगी, जो भी इसको अलाउंसेस मिलेंगे, वो किससे पे किए जाएंगे? उस रेवेन्यू से जो इंडिया से आएगा। तीसरा,
अब जो थर्ड है वो क्या कह रहा है बेटा, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर था बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बना, उसको असिस्ट करेंगे इंडिया काउंसिल। उसको असिस्ट कौन करेगा? इंडिया काउंसिल, ठीक है। और ये इंडिया जो काउंसिल होगा इसमें कितने मेंबर्स होंगे? 15 मेंबर्स होंगे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट कौन करेगा? इंडिया काउंसिल। इंडिया काउंसिल क्या है? ये एक 15 मेंबर्स की बॉडी थी, ठीक हुई बात। इसमें 15 मेंबर्स थे और ये 15 मेंबर्स कौन थे बेटा? जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडिया के बारे में जानते होंगे, समझते होंगे। और एक कंडीशन और रखी गई कि ये 15 मेंबर्स में आधे से ज़्यादा तो वो मेंबर होने चाहिए जिन्होंने कभी ना कभी इंडिया को सर्व किया है या इंडिया में रहे हैं। लगभग कितने सालों के लिए? 10 साल। 10 साल एक लंबा पीरियड होता है कंट्री को जानने के लिए। तो ये जो 15 मेंबर्स थे जिन्हें हम इंडिया काउंसिल कह रहे हैं, कहा गया कि इसमें आधे से ज़्यादा मेंबर वो होने चाहिए जो 10 से ज़्यादा साल इंडिया में रहे हों, जिन्होंने इंडिया को सर्व किया हो। आई बात समझ में? मतलब ऑल इन ऑल अब इंडिया को जानना और समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगने लगा था ब्रिटिश क्राउन को, इसीलिए तो उन्होंने आधे से ज़्यादा मेंबर इंडिया काउंसिल में किसके रखे? जो इंडिया को जानते थे, समझते थे, इंडिया में रहे हुए थे। फोर्थ, जो अपॉइंटमेंट होते थे सिविल सर्विसेज के लिए, अब उसको ओपन कंपटीशन के थ्रू इन लोगों ने करवाना चालू कर दिया, ठीक है। और रूल्स कौन बनाएगा इस कंपटीशन के लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल, ठीक है बात। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा काउंसिल में वो रूल्स बनाएगा। और अभी ओपन कंपटीशन हो गया था सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट्स, ठीक है बात। मतलब जो अपॉइंटमेंट होने होंगे सिविल सर्विस के लिए उन्हें ओपन कर दिया गया, ओपन कंपटीशन के थ्रू एंट्री की अंडर रूल्स। कौन से रूल्स? वो रूल्स जो बनाने का राइट किसके पास था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल। लास्टली जो गवर्नर जनरल होता था उसे एडिशनल टाइटल मिल गया वाइस रॉय का, ठीक है बात। पहले गवर्नर जनरल्स हुआ करते थे, बाद में उनका ही नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? वाइस रॉय। देखो लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और पहले वाइस रॉय भी थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो मतलब ज़्यादा चेंज इसमें तो हुआ नहीं, पर ठीक है नाम बदल गया, यही जान लो तुम लोग। While he remained the Governor General for the provinces under the British rule, he came to be known as Viceroy. अब उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? Viceroy means representative of the crown. Viceroy means what? Representative of the crown in India. vis-a-vis our native prince, the Rajas and the Nawab. और बेटा ये जो वर्ड है विस इसका मीनिंग होता है की तुलना में, इन कंपैरिजन ऑफ, ठीक है बात। चलो, और रानी की इन बातों की घोषणा सार्वजनिक रूप से इलाहाबाद में हुई, ठीक है, कि भैया रानी मतलब जो ब्रिटिश क्राउन जो है अब ये चेंजेस इंडिया में करने वाला है, इसकी घोषणा कहाँ पर की? इलाहाबाद में, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और ये कब हुई? 1 नवंबर 1858 को। करने वाले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है बात। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और फर्स्ट वाइसरॉय हैं, याद रखना। जब ये वॉर चल रहा था 1857 का तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे। वॉर हम हारे, रानी ने चेंजेस किए, पोजीशन नाम बदला, तो गवर्नर जनरल काय में कन्वर्ट हो गया? वाइसरॉय में। तो पहले वाइसरॉय भी यही है और लास्ट गवर्नर जनरल भी यही है। नेक्स्ट, पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन प्रिंसेस एंड चीफ्स। अब बेटा इंडियन प्रिंसेस जो थे, इंडियन चीफ्स जो थे, उनके रिगार्ड्स में क्या पॉलिसी चेंज आया? देखो पहला चेंज जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इसने बचे हुए जितने भी राजा थे या जो चीफ थे जो छोटी छोटी टेरिटरी पे रूल कर रहे थे उनको ये आश्वासन दिया कि भाई अब हम फर्दर एनेक्सेशन नहीं करेंगे, आपकी टेरिटरी आपकी रहेगी, हम उसके ऊपर कभी भी अपना आधिपत्य नहीं दिखाएंगे, हम कभी भी उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो ये बड़ा प्रॉमिस था क्वीन की साइड से। क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर कर दिया अपने प्रोक्लेमेशन में, अपनी उद्घोषणा में कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अब एनेक्स नहीं करेगी इंडियन स्टेट्स को, जितने हो गए, अब आगे कोई फर्दर एनेक्सेशन। और बेटा अब तक जितनी भी ट्रीटी साइन हुई हैं प्रिंसेस के बीच में, रूलिंग चीफ्स और ब्रिटिश कंपनी के बीच में, उन्हें ऑनर किया जाएगा। उनका जो राइट था अडॉप्शन का, सक्सेशन का, उसे रिकॉग्नाइज़ किया गया। बीच में लॉर्ड डलहौजी ये पॉलिसी ले आए थे ना कि अगर आपका अपना बायोलॉजिकल सन नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी सारी ब्रिटिश को मिल जाएगी, है ना, आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते, गोद लेना है तो हमारी परमिशन लो। इस बात को भी ख़त्म कर दिया गया। रानी बोली भाई तुम्हारी इच्छा है तुम अडॉप्शन करो, सक्सेशन जिसको
प्रॉपर्टी देना है दे दो, हम उसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो अब गोद लेना लीगलाइज हो गया, सक्सेशन मतलब अब हमारी प्रॉपर्टी को हम जिस तरीके से भी चाहें उस तरीके से डिवाइड कर सकते थे। एट द अच्छा, ये गोद लेना और सक्सेशन की बात हमारे आपके नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती, ये राजाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई थी, जो लॉर्ड डलहौजी ने बना दी थी कि भाई अब आप बच्चा गोद नहीं ले सकते। हमारे आपसे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और ये भी कह दिया गया कि भाई आप लिमिटेड नंबर ऑफ़ ट्रूप्स रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो नाना साहब थे बेटा, उन्होंने एक्टिव पार्ट लिया था इस वॉर में, तो वो जंगल में भाग गए, मतलब नेपाल चले गए वो, और कभी वापस नहीं आए। जो ऑफिस था पेशवा का उसे एबलिश मतलब ख़त्म कर दिया गया। नाना साहब इतना अच्छा लड़े, पर जब उनको लगने लगा कि यार अब सिचुएशन टर्न कर रही है, तो वो जंगलों में भाग गए, कहाँ के, नेपाल के, और वो वापस नहीं आए। तो उनके वापस ना आने से जो पेशवा की पोजीशन थी उसे एबलिश कर दिया गया। जैसे बहादुर शाह की डेथ होती है, जिन्हें रंगून डिपोर्ट कर दिया गया था, तो यहाँ पर जो मुग़ल डायनेस्टी थी जिसे बाबर ने एस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था, उसका भी हो जाता है एंड। ठीक हुई बात। वैसे भी ये डायनेस्टी अब नाम मात्र की रह गई थी, इनके पास ज़्यादा पावर तो थी नहीं, पर ऑफिशियली इसको भी ख़त्म कर दिया गया। देन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज ब्रिटिशर्स ने किया है ना। चलो, रिकॉग्निशन ऑफ द आर्मी, पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड काउंटर चेक वॉज अडॉप्टेड। अब ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो इतने इंडियन सोल्जर्स हमने भर के रखे थे, इनकी वजह से 1857 का वॉर हुआ। अगर ये ना होते तो ऐसा ना होता, मतलब ऐसा ब्रिटिशर्स को लगने लगा। इसलिए उन्होंने पॉलिसी ऑफ बैलेंस और काउंटर चेक लेके आए, ठीक है, किसमें, अपने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जरा ध्यान से सुनना, पहला चेंज ये इनके डर को दिखाता है, ब्रिटिश के डर को दिखाता है। पहला चेंज था कि जो प्रपोर्शन था ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स का, पहले जो था अब उसको चेंज करना था ब्रिटिशर्स को, तो अब ब्रिटिश सोल्जर्स के नंबर को बढ़ाया गया और इंडियन सोल्जर्स के नंबर को कम किया गया। द प्रपोर्शन ऑफ ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स वॉज इंक्रीज, ब्रिटिश ज़्यादा होंगे, इंडियंस कम होंगे। जो जनरल पॉलिसी थी इस रिगार्ड में वो ये थी कि जो नंबर थे इंडियन सोल्जर्स के शुड नॉट एक्सीड ट्वाइस दैट ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स, ठीक है। अगर एक यूरोपियन ट्रूप कहीं पर है तो उसके अगेंस्ट में सिर्फ हम 2 ही इंडियन सोल्जर्स को रखेंगे, उससे ज़्यादा को। अब बेटा नेक्स्ट जो बड़ा चेंज था वो ये था कि जितनी भी आर्टिलरी थी, मतलब जितनी भी तोपें थी, जितने भी इफेक्टिव वेपन्स थे वॉरफेयर के, उन्हें रिजर्व रखा सिर्फ ब्रिटिश ट्रूप्स के पास। इंडिया में जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे वही देख रेख करेंगे आर्टिलरीज की, गन्स की, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि इन लोगों ने देख लिया था कि इंडियंस के हाथों में चाबियां थी, तो भाई उन्होंने हमारे अगेंस्ट में इनको यूज़ कर लिया। तो अब इन्होंने बोला नहीं, अब ये जितना भी चीज़ें रहेंगी वो सिर्फ ब्रिटिश ट्रूप्स के पास रहेगी। जितनी भी की पोजीशंस थी आर्मी में उन्हें रिजर्व किया गया सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ब्रिटिश के लिए। मतलब सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस कौन होंगे, ब्रिटिश। देन जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो डिफरेंट कास्ट और क्रीड के थे, उन्हें इस तरीके से मिक्स किया गया that no sentiment of unity and nationalism could arise among them। मतलब अलग अलग जात पात के लोगों को इस तरीके से मिक्सचर बनाया, इस तरीके से मिलाया कि अब ना तो ये यूनाइटेड रह पाए और ना ही राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की बात कर पाए। मतलब यहाँ पर ब्रिटिशर्स हमारे साथ खेल गए। For the same reason, supply of newspapers, general, nationalist publication to soldiers was stopped। और इसी कारण से जितने भी न्यूज़पेपर पहले ये सोल्जर्स को देते थे, जनरल्स देते थे, नेशनलिस्ट पब्लिकेशन देते थे, वो सब बंद कर दिया कि भैया आप सोल्जर्स के पास इंफॉर्मेशन तो आएगी ही नहीं कि भाई दुनिया में, देश में क्या चल रहा है, वो चल रहा है जो चल रहा है, पर तुम सोल्जर्स, तुम तो हमारे लिए काम कर रहे हो ना, तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं कि भाई दुनिया देश में क्या चल रहा है। सोलमन प्रोमिसेस मेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। अब भारत के लोगों से क्या क्या प्रॉमिस किए गए। क्वीन विक्टोरिया ने अपने उद्घोषणा पत्र में, प्रोक्लेमेशन में, जो उन्होंने 1858 में किया था, प्रॉमिस किया कि अब वो इंटरफेयर नहीं करेगी किसी के भी रिलीजियस बिलीफ में। भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अब हम इनके रिलीजियस बिलीफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। आपको ज़िंदा औरत को जलाना है जला दो, जिंदा बच्चे को जलाना हो जला दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप जो करना है वो करो। जो क्वीन थी उसने ये भी प्रॉमिस किया कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा हर सब्जेक्ट को, भले वो इंडियंस हो या यूरोपियन हो। जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते थे
All the appointments declared the queen would be strictly on the basis of education, ability and integrity. क्वीन ने ये प्रॉमिस किया कि अब जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे उसमें ये ही नहीं देखा जाएगा कि कौन इंडियन है कौन यूरोपियन है, ये स्ट्रिक्टली आपकी एजुकेशन, आपकी एबिलिटी, आपकी इंटेग्रिटी को देखकर ही होंगे। बेटा और वॉर में बहुत सारे लोग लड़ रहे थे पर सबने ब्रिटिश सब्जेक्ट को नहीं मारा था, है ना। तो सिर्फ वो लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मर्डर में इन्वॉल्व थे ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के, उनको छोड़कर बाकी सबको एक ऑफिशियल पार्डन दे दिया गया, माफ़ी दे दी गई। उनके ऊपर कोई केस वेस नहीं चला, उन्हें जेल में नहीं डाला। सिर्फ उन लोगों को नहीं छोड़ा बेटा जो कहीं ना कहीं मर्डर में इन्वॉल्व थे, किसके, ब्रिटिश सब्जेक्ट के। आई बात समझ में। बाकी सारे लोगों को ऑफिशियल पार्डन दे दिया गया था। और ये जो प्रोक्लेमेशन था, ये उद्घोषणा पत्र था, ये कैसे एंड होता है इस प्रॉमिस के साथ कि जो मटेरियल और मॉरल एडवांसमेंट है लोगों का, वो अब मेन कंसर्न रहेगा गवर्नमेंट का, मतलब लोगों के डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देगी सरकार। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो इस जो भी कुछ इंडिया में करेगा उससे इंडिया की कितनी मॉरल प्रोग्रेस हुई, कितनी मटेरियल प्रोग्रेस हुई, ये उसको बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में बताना पड़ेगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात को रखना पड़ेगा कि भाई मैंने ये किया तो ये अच्छा हुआ, इस तरीके से इंडिया एडवांस कर रहा है, या इंडिया की मटेरियल प्रोग्रेस ऐसे हो रही है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसके लिए ज़रूरी था कि वो दोनों हाउसेस में बताए ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भाई कैसे मॉरल और मटेरियल प्रोग्रेस हो रही है इंडिया में। दिस सोलेमन प्रॉमिस हाउएवर वर नॉट फुलफिल्ड, पर ये प्रॉमिस कभी फुलफिल नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने कभी हमारे एडवांसमेंट की बात नहीं की और कभी हमारा अच्छा चाहा भी नहीं, सोचा भी नहीं। पर ठीक है, प्रॉमिस तो प्रॉमिस होते हैं, तोड़ने के लिए भी होते हैं। कंजर्वेटिव एलिमेंट्स गेन्ड ग्राउंड, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया ने प्रॉमिस किया कि जो गवर्नमेंट है वो अब बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी सोशल और रिलीजियस बिलीव्स में। लोग जिस भी तरीके से रहना चाहते हैं रहें, लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाएं, ना पढ़ाना चाहते ना पढ़ाएं, बच्चों की शादी कर दें, हमें कोई मतलब अब नहीं है। इंडियंस ने इस मूव को वेलकम किया पर इसके ड्रॉबैक भी थे बेटा, क्योंकि जैसे तैसे करके तो कुछ सुधार समाज में आए थे, सती प्रथा खत्म हुई थी, विडोरी मैरिज स्टार्ट हुई थी, पर अब तो रानी ने बोल दिया भाई अब तो तुमको जैसे करना हो वैसे करो, है ना। तो ड्यूरिंग द प्री वॉर पीरियड में बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे, जैसे सोसाइटी रिफॉर्म हुई थी। जैसे 1829 में विलियम बेंटिक ने एक रेगुलेशन, एक एक्ट पास किया जिसके थ्रू उन्होंने सती को इलीगल घोषित कर दिया था। फिर विडोरी मैरिज एक्ट पास हो गए थे 1856 में, जिससे विधवाएं दोबारा शादी कर सकती थी। सती तो आप लोगों को पता ही होगा ना, जिंदा औरत को जला देना। तो विलियम बेंटिक ने कह दिया था कि अगर अब ऐसा हुआ ना तो वो जेल जाएगा, ये इलीगल है। विधवाएं शादी कर सकती हैं और इनके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा नहीं। पर अब सब अंग्रेजों ने बोला जो करना करो भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें प्लीज़ करना चाहती थी या लोगों को और डिसप्लीज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने रिफॉर्मिस्ट पॉलिसीज़ पे काम करना बंद कर दिया। इस वजह से जो सोशल प्रोग्रेस हो रही थी वो होना बंद हो गई और जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स थे उनका ग्राउंड और ज़्यादा मजबूत होता गया। देन पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको आज तक हम झेल रहे हैं, सच में आज तक झेल रहे हैं। हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर वो बढ़ इसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए चल रहा है। अभी तो बांग्लादेश में भी एक कैंपेन चल रहा है अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान तो खैर हमेशा चलाता ही था ये। तो बेटा जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि वो चीफ्स को, प्रिंसेस को, जो नेटिव स्टेट्स के थे उन्हें पैसिफाई करना चाहते थे, उन्हें लालच देना चाहते थे, शांत करना चाहते थे और अपना लॉयल सपोर्टर बनाना चाहते थे, ब्रिटिश राज को सपोर्टर बनाना चाहते थे। और ये कैसे हो सकता था, है ना, जब प्रिंसेस को ऑर्डिनरी मासेस से थोड़ा सा सेपरेट किया जाए, ठीक है। मतलब अगर जनता के बारे में राजा सोचता रहेगा तो ब्रिटिश का लॉयल कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक सेपरेशन रखने की कोशिश की गई। प्रिंसेस को ये जताने की कोशिश की गई, राजा को ये बताने की कोशिश की गई आप अलग हैं भाई, ऑर्डिनरी बात से अलग है, इनसे दूरी बनाए रखो। फर्दर जो स्ट्रेंथ थी इस 1857 की वॉर की, वो थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जिसको मैंने पहले डिस्कस कर दिया पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में। तो भाई अब
अंग्रेज़ों को ये बात भी बहुत ज़्यादा खटक रही थी कि यार ये हिंदू मुस्लिम जो इतना यूनाइटेड थे ना, इनकी वजह से जो हमने 1 साल झेला है, इस यूनिटी को तोड़ना पड़ेगा। फर्दर जो स्ट्रेंथ थी अपराइज़िंग की वो क्या थी हिंदू मुस्लिम की यूनिटी। तो जितने भी प्रिंसिपल लीडर्स थे जैसे राणा साहब, तात्या टोपे एंड अदर्स, जिन्होंने बहादुर शाह को रिकॉग्नाइज़ किया था अ मुस्लिम एज़ देयर एम्परर। बहादुर शाह कौन थे? मुस्लिम थे, इनको एम्परर बना लिया था नाना साहब तात्या टोपे ने। मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो थी, ये दोनों हिंदू और एक मुस्लिम को अपना राजा बनाने को तैयार है। तो हिंदू और मुस्लिम जब मिले और मिलके इन्होंने अंग्रेज़ों की 12 बजाई, और ब्रिटिशर्स को ये सारी चीज़ें अलार्मिंग लग रही थी, इसीलिए इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चालू की मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में। वॉर के बाद ब्रिटिश बुरी तरीके से मुस्लिम्स के खिलाफ हो गए। बाद में तो जब नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ती गई तो हिंदूज़ मेड देम अनफ्रेंडली इन द आई ऑफ द ब्रिटिश। पर बाद में वो हिंदूज़ जो कहीं न कहीं ब्रिटिश समझ रहे थे यार मुस्लिम बड़े दुश्मन हैं, हिंदूज़ कम है। पर बाद में जब नेशनलिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हिंदूज़ का लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन होने लगा, तो ब्रिटिश की नज़रों में ये भी अनफ्रेंडली हो गए। तो मुस्लिम वर टेकन बैक इनटू कॉन्फिडेंस। देखो 1857 के वॉर के बाद पहले तो अंग्रेज़ों के क्या बोलना चाहिए निशाने पे थे मुस्लिम, पर बाद में जब बहुत ज़्यादा नेशनलिज़्म बढ़ने लगा, तब अंग्रेज़ों को लगने लगा नहीं यार, ये हिंदूज़ भी कोई अच्छे नहीं है, तो उन्होंने मुस्लिम्स को वापस से कॉन्फिडेंस में लिया। और फिर इसी की वजह से पॉलिसी आई डिवाइड एंड रूल की। जो प्रिंसेस थे वो अपने ही लोगों के खिलाफ हो गए, है ना? हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई आ गई। एक रिफ्ट, रिफ्ट मतलब खाई होता है ना बेटा? तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो जानबूझ के क्रिएट की थी किसने? ब्रिटिशर्स ने, उसने अपना काम करना चालू कर दिया और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे। दैन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इंडिया फील्ड बन गया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का, ठीक है? नॉट ऑफ अ सिंगल ट्रेडिंग कंसर्न ईस्ट इंडिया कंपनी बट द एंटायर ब्रिटिश पीपल। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अपना सोचती थी, पर अब तो पूरे ब्रिटिश पीपल यही सोच रहे हैं कि कैसे और ज़्यादा शोषित किया जाए इंडिया को। मतलब पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले सोचते हुए अपनी कंपनी का फ़ायदा सोचते हुए एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी, अब तो समझो हर ब्रिटिश पीपल भारत की एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया जाए, कैसी पॉलिसी बनाई जाए, उसके बारे में ही सोच रहा था। जो नंबर थे अंग्रेज़ी लोगों के, इंग्लिश पीपल के, इंग्लिशमैन के, वो इंडिया में भले ही वो प्राइवेट इंडिविजुअल हो, मेंबर ऑफ सर्विस हो, उसे बढ़ा दिया गया है। जो सैलरी और अलाउंसेस थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, सिविल सर्वेंट के, मिलिट्री ऑफिसर्स के, वो हमारे इंडिया के ख़जाने से ही जाते थे। इंडिया से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उससे दिया जाता था। इससे हमारे कंट्री के रिसोर्सेज ड्रेन होने लगे, सीधे ब्रिटेन की तरफ जाने लगे। अब प्राइवेट इंडिविजुअल हो, मेंबर ऑफ सर्विस हो, मिलिट्री पर्सोनेल हो, इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, इन सब की सैलरी कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है। इंडिया से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है उससे दी जा रही है, तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है। इंडिया डंपिंग ग्राउंड बन गया इंग्लैंड के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। हमारी होम इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे करके पूरी तरह ख़त्म करके अपने अंड बंड बनाए हुए प्रोडक्ट्स को इंडिया में भेज देते थे ये लोग। रैपिड राइज हो गया इंडेटनेस का ऑफ द पीजेंट्स अंडर द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल नहीं था तो हमारे किसान बहुत खुश थे, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट की तरह थे। पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद भाई जो हमारे किसान थे वो अंडर डेट आ गए, मतलब उनके ऊपर कर्जा बढ़ने लग गया। जो इंडिगो पीजेंट्स थे, जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उन्होंने तो बड़े स्केल पे रिवोल्ट भी किया 1866-68 में। ब्रिटिश ने जितनी भी सरप्लस कैपिटल थी, मतलब जो इनके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ पैसा था जो इंडिया से ही इन्होंने कमाया था, उसको रेलवेज़ में, कोल माइंस में, जूट मिल्स में और शिपिंग में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। द इंडियन हैड टू पे हैवी इंटरेस्ट, भारतीयों को बहुत ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, डिविडेंड्स देना पड़ रहा था ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन इंडिया। हमारा ही पैसा हमारे ही देश में इन्वेस्ट हो रहा है और उसके बदले भी ब्याज हम ही दे रहे। सोचो ज़रा। जो ब्रिटिश थे उन्होंने भूटान वॉर लड़ा 1863 में, द बर्मा म्यांमार वॉर लड़ा 1885 में, वॉर ऑफ अफ़गानिस्तान लड़ा 1878 में। तो पहले ब्रिटिशर्स ने क्या लड़ा? भूटान वॉर, कब? 1863 में। फिर बर्मा म्यांमार वॉर कब हुआ? 1885 में।
1885 में बर्मा म्यांमार, 1863 में भूटान और 1878 में अफ़गानिस्तान वॉर लड़ा। इससे हमारा पैसा तो गया गया, हमारे बहुत सारे लोगों की जान भी गई। मतलब ब्रिटिश की साइड से इंडियन सोल्जर्स भी लड़ रहे थे, उनकी डेथ भी हुई। और पैसा तो भाई हमें बियर करना ही पड़ता था, भले ही अंग्रेज कहीं पे भी लड़े दुनिया में। अब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, द ब्रिटिश सोल्जर्स वर गिल्टी ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन एट्रोसिटीज। बेटा बहुत ही अमानवीय अत्याचार ब्रिटिश सोल्जर्स हमारे ऊपर किए थे। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने एक बार कहा था कि इन्होंने टेरर को हर तरफ फैला रखा था। बहुत सारे जो लोग थे उन्हें कभी भी ये बंदूकें मार के गोली मार देते थे, ठीक है, बंदूक से गोली मार देते थे। वास्ट नंबर वर शॉट डाउन इन कोल्ड ब्लड। बहुत सारे लोगों को इन्होंने कैनन्स के मुँह पर, मतलब वो जो तोप होती है ना, तोप के मुँह पर रख के उड़ा दिया। हज़ारों लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया। फ्रॉम द बे साइड ट्रीज, मतलब पेड़ों पे फांसी लटका दिया। ये जो बारबरस सीन थे उन्हें कभी लोग, इन भारत के लोग भूल नहीं सकते थे। पॉपुलर सॉन्ग इन प्रेज ऑफ तात्या टोपे, रानी ऑफ झांसी, वो लोगों की मेमोरी में आज तक याद है कि भैया उन्होंने कितनी हीरोइक डीड्स की, है ना, जब वो जिंदा थे। रानी ऑफ झांसी तो इंडिया जोन ऑफ आर्क बन गई, ठीक है, जो कि आज तक स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म, राष्ट्रभक्ति की आत्मा की तरह देखी जाती हैं। जो वॉर था वो सिंबल बन गया चैलेंज का पूरे ब्रिटिश पावर के लिए। इसने बहुत सारे इंडियंस को इंस्पायर किया कि भाई आप उठें और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करें। अब हम इसके नेचर को डिस्कस करेंगे कि भाई ये वॉर था इंडिपेंडेंस के लिए, किसी पोए म्यूटनी थी। जो अपराइजिंग थी 1857 की, वो यूनिक इवेंट था पूरी इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। पर इसके कैरेक्टर को लेके अलग अलग लोग अलग अलग सोचते हैं। कुछ इसे कहते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वीर सावरकर ने कहा कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह देखते थे। द स्ट्रगल कुड यूनाइट द हिंदूज एंड मुस्लिम इन अ मैनर अननोन इन इंडियन हिस्ट्री। इस तरीके से हिंदू मुस्लिम कभी भी यूनाइटेड नहीं हुए थे जैसे 1857 के वॉर में हुए थे। अब जो सर जॉन लॉरेंस थे दूसरी तरफ, वो कहते हैं कि ये सिपाही म्यूटनी थी, है ना। उनका मानना था सिर्फ ये एक सिपाही म्यूटनी थी, हमारे कुछ सिपाही थोड़े से डिससेटिस्फाई थे तो उन्होंने विद्रोह किया। इनके व्यू में जो मोस्ट प्रोक्सीमेट कॉज था इस म्यूटनी का वो था कार्टेजेस, मतलब वो कारतूस जिसकी वजह से पूरी कहानी, देखो कहानी तो बहुत बड़ी थी पर शुरू इसकी वजह से हो गई। जो आगे पीछे के जो और कारण थे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थे, पर त्वरित कारण मतलब इमीडिएट कॉज ये कारतूस बन गया था, ये क्या 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 कार्टेज बन गया था। एक मिनट, क्या लिखा है, नथिंग एल्स। चलो, मार्शमैन और आरसी मजूमदार का ओपिनियन भी ये है कि जो मूवमेंट था 1857 का शुड नॉट बी टर्म्ड एज नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसे नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए भैया? क्योंकि ये लोकलाइज था, रेस्ट्रिक्टेड था कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे, अनऑर्गेनाइज था कैरेक्टर में। तो आरसी मजूमदार इंडियन हिस्टोरियन है, फिर भी क्या कह रहे हैं कि सिपाही म्यूटनी थी। क्यों थी भैया सिपाही म्यूटनी? क्योंकि ये पूरे इंडिया में नहीं चल रहा था, कुछ कुछ पॉकेट्स में था, अनऑर्गेनाइज था। The revolt developed into a war of independence. It would be incorrect to describe it mere सिपाही म्यूटनी, सिर्फ ये कह देना कि ये सिपाहियों का विद्रोह था, है ना। ये बिल्कुल सही तो नहीं हो सकता, ये तो इनकरेक्ट है ना, 100% सत्य तो नहीं है। देयर इज़ नो डाउट, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि ये भारत के कुछ ही पार्ट्स में था, सिर्फ बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ये मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। द मूवमेंट हैड अज्यूम्ड द कैरेक्टर ऑफ नेशनल रिवोल्ट। हमने ये भी कह दिया कि ये सिर्फ सिपाही म्यूटनी नहीं थी, हमने ये भी कह दिया कि नेशनल नहीं चल रहा था, कुछ पॉकेट्स में ही था। पर बेटा इस बात को ध्यान रखो, क्या सिर्फ इसमें सिपाही लड़ रहे थे? बिल्कुल नहीं, मिलियंस ऑफ पीपल ने इसमें पार्ट लिया, ठीक है। जमींदार क्या, लोकल पीपल क्या, राजा क्या, रानी क्या, सारे लोग इसमें लड़ रहे थे। तो ये सिपाही म्यूटनी कैसे हो सकता है? एट फर्स्ट द क्राइसिस अपीयर्ड एज मियर सिपाही म्यूटनी। शुरुआत सिपाही म्यूटनी की तरह हुई, पर जल्दी ही ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में या नेशनल अपराइजिंग में चेंज हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा 1932 में, द रिवोल्ट डेवलप्ड इनटू अ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। रिवोल्ट था पर बाद में किस तरीके से डेवलप कर गया? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द हेटेड फॉरेनर्स।
हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? Although it was started as revolt, as Sepoy mutiny, but gradually soon it developed into war of independence against hated foreigner. Students, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem to write in comment section.